नहीं आती है, वह प्रौद्योगिकी है, वह एक प्रकार की तकनीक है, वह टेक्नोलॉजी है, वह टेक्निक है, वह थेरेपी है। इस बात को समझ लें। तो यह किसको इंडिकेट करेगा? एचआर जनरल साइंस को, और टेक्नोलॉजी यह आपकी टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करेगा, यह टेक्निक आपकी टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करेगा। दोनों मिलने के बाद ही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यूपीएससी आपसे बोल क्या रहा है? यूपीएससी के प्रश्न पूछने का क्या पैटर्न है, किस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, उसका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि यदि आपको जनरल साइंस बहुत अच्छे से आती है और सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आपके मंथन हैं, तो ऐसी अवस्था में उसमें टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें, तब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, या इस प्रकार के हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन आप किस दिशा में लगे हैं? आप लगे हैं जनरल साइंस, आप अलग पढ़ रहे हैं, उसमें कोई सूची नहीं है कि क्या पढ़ना है। कभी 9 पढ़ते हैं, कभी 10 पढ़ते हैं, कभी 11 तो कभी 12, कंफ्यूज्ड है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स आपकी प्रौद्योगिकी, जिसे आप साइंस एंड टेक के नाम से जानते हैं। उसमें भी आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको ये समावेशित करना पड़ेगा, आपका एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप बहुत अच्छे से मार्किंग अपनी करवा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर आप देख लें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर आप देखें तो किस प्रकार से है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल जनरल साइंस रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में फिर हम ऐड करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन जब आप लोगों ने, आप सभी बच्चों ने जब पढ़ा होगा 10th क्लास में, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पीसीबी साइड से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो बहुत जल्दी वो कैच कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हुए जो कि 10th क्लास तक उनके पास बायो रही, फिर मैथ्स रहा या अकाउंट्स रहा या आर्ट साइड से रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो है सरलतम है, आसानी से समझ में आ सकता है। प्रजनन जिसे कहते हैं, तो प्रजनन यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसे आप कहते हैं सेक्सुअल, और आप कह सकते हैं असेक्सुअल, यही आप जानते होंगे, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जैसे आप लैंगिक, इसे आप लैंगिक इसमें ऐड करते रहेंगे, प्रजनन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक। अलैंगिक से हमें अभी कुछ लेना देना है नहीं। कारण क्या है? जो प्रश्न पूछा गया है वो आर से रिलेटेड पूछा गया है, मीन्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया है, और यदि पूछा है तो हम इसी और रहेंगे, हम असेक्सुअल वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जब हम सेक्सुअल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? जब भी हम सेक्सुअल या लैंगिक रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन विधि की बात करते हैं, तो ऐसे में हम क्या पाते हैं? ऐसे में हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जो लैंगिक प्रजनन विधि है, उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल, एक पुरुष होगा और एक स्त्री, एक मेल और एक फीमेल। मेल कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। फीमेल कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट से आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो मेल क्या है? नेगेटिव चार्ज, और फीमेल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इनके चार्जेस को क्यों इस तरीके से इंडिकेट किया गया है, क्यों बताया गया है? आप कभी देखें इस तरीके से मार्क देखते होंगे आप, तो मार्क जो है दोनों में डिफरेंट होता है, किसी में एक में नीचे की साइड और किसी में ऊपर की साइड, तो वो साफ साफ आपको इंडिकेट करता है कि एक नेगेटिव है, कौन? एम मीन्स मेल, और फीमेल क्या है? पॉजिटिव है। अब देखें, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, जब दोनों आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, संलयन होता है, तो यहाँ पर निजात होता है, यहाँ पर उत्पन्न होगा कौन? जाइगोट, जिसको आप हिंदी में युग्मंज के नाम से जानते हैं। इसे आप हिंदी में युग्मंज कहते हैं। और ये है आपका शुक्राणु और ये है अंडाणु, इसे लिख सकते हैं। दिस वन इज शुक्राणु, ये है शुक्राणु है, और यह है अंडाणु है। तो रिप्रोडक्शन में अभी हम इतना देखेंगे जिससे कि हमें ओवरव्यू पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किधर की साइड से हमें निकलना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताता है कि एक मेल है और एक फीमेल, मेल नेगेटिवली चार्ज है और फीमेल पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? बिकॉज स्पर्म ओवम की साइड जाता है, ओवम कभी भी स्पर्म के पास नहीं आता, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, देखिए जनरल व्यवहार आ गया, जनरल व्यवहार में क्या होता है, यदि आप किसी एटम की बात करें तो एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज उसमें इवॉल्व होते हैं, राउंडली घूमते रहते हैं किसी न्यूक्लियस के या किसी नाभिक के चारों ओर। तो जब वो घूमेंगे तो सेंटर की तरफ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो स्पर्म है वह नेगेटिवली चार्ज है और मूवेबल होता है, गति कर सकता है, लेकिन जो अंडाणु है जिसको हम ओवम कहते हैं वह गति नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं कि M इज नेगेटिवली चार्ज
एंड F इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ आपने केवल एक टर्म को जाना। अब दूसरी टर्म देख लीजिए। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होगा MRT। याद रखें, कभी भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि HRT क्या है, आपसे कभी पूछता है कि HRT क्या है, तो सीधे तरफ वो आपको इंडिकेट करना चाहता है MRT की तरफ। अभी MRT क्या है, MRT का मतलब होगा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप इसको टेक्निक भी कह सकते हैं, T फॉर टेक्निक एंड द थेरेपी ऑल्सो वी कैन कॉल, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप इसको और भी नामों से जानते हैं, थ्री पेरेंट थेरेपी। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको कि किसी एक संतति मीन्स ऑफस्प्रिंग या बेबी कह सकते हैं, कि किसी नवजात शिशु के 3 पेरेंट होने, यह टेक्नोलॉजी से संभव है। यदि सामान्य जानकारी हो, जो अभी आपने पढ़ा, जिसको हम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो सामान्य तौर पर घटित होता है पूरी प्रकृति में, उसमें आप देखते हैं कि केवल 2 पेरेंट होते हैं। यहाँ पर 3 पेरेंट होंगे, तो 3 पेरेंट के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है कि HRT में 3 पेरेंट किसको इंडिकेट करता है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिकेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जानें। आप इसे 3 DNA जेनेटिक टेक्निक भी कह सकते हैं। 3 DNA जेनेटिक टेक्निक भी इसको कहा जा सकता है। तो हो सकता है कि आपसे इस बार तो MRT से पूछा गया है, क्योंकि उसमें साफ लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन कैसे करेक्ट है इसको भी देखेंगे। 3 पेरेंट से भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे, और 3 DNA जेनेटिक टेक्निक से भी आपसे इसमें प्रश्न पूछ सकता है। अब आप देखें, MRT और ह्यूमन रिप्रोडक्ट, यह है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, दोनों आपस में, या 3 पेरेंट थेरेपी, ये तीनों आपस में किस तरीके से एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसके बारे में जानकारी लें। देखिए, जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, मान लीजिए ये आपके सामने स्पर्म है और ये आपके सामने ओवम है। इस स्पर्म और ओवम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अंतर हैं, और कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं। देख लें कि स्पर्म के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, स्पर्म के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, मीन्स जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, और ओवम के पास भी अपना खुद का न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। एक बात। दूसरा, ये देखिए, इसके चारों तरफ, यहाँ देखें, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, जिसे आप हिंदी में कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। दिस वन इज अ कोशिका और द्रव। कोशिका द्रव, यहाँ इसमें कोशिका द्रव पूर्णतः मौजूद नहीं होता, यहाँ आप कहेंगे कि इसमें है, लेकिन इसका अभाव है। क्या है? अभाव, मीन्स बहुत कम मात्रा में है। लेकिन अगर बात करेंगे आप किसकी, ओवम की बात करेंगे, तो ओवम के पास बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव यह पाया जाता है। कितना? अपने आप में 100% है। 2 बातें हमने जानी, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें, यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से आपसे बता रहा है। इसमें देखेंगे कि इसके पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहाँ पर स्थित होगा। ये विजुलाइज नहीं होगा शायद आपको, तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लें। यहाँ स्पर्म के टेल में आप देखेंगे, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर ओवम की बात करेंगे, ओवम के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रेजेंट हैं, इसमें भी प्रेजेंट हैं, लेकिन कम मात्रा में है। किसमें क्या है? कम मात्रा में। और इसमें क्या है? ज़्यादा मात्रा में। दोनों बातें समझ में आई। अब हमारा जो मेल में, स्पेशली जो मेल के अंदर स्पर्म होता है, वो मोटाइल होता है, मीन्स वो गति कर सकता है, मूवेबल होता है। तो हम कह देंगे कि इसकी क्या है? इसकी टेल है, ये टेल है, और ये गतिमान है। टेल है, इसी कारण स्पर्म की अपनी खुद की टेल होती है, पुच्छ जिसे कहते हैं। एनसीईआरटी में पूंछ नहीं कहता, पुच्छ कहता है। तो पुच्छ जो है उसके कारण गतिमान है।
लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि यह नॉन मूवेबल है, नॉन मूवेबल है। दिस वन इज नॉन मूवेबल, मतलब ये गति नहीं कर सकता, ये गतिमान नहीं होगा। इट मीन्स ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। हमेशा नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ही जाना होता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री ऑल्सो। ये हम आसानी से जानते हैं क्योंकि 8-9 क्लास में हमने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट और हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल रहा है। तो हमने इससे 3 से 4 चीज़ें जान ली। क्या कि स्पर्म के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, वो ओवम के पास भी है। स्पर्म के पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म है, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, लेकिन उसका अभाव है, बहुत कम मात्रा में है। बट साइटोप्लाज्म, अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम के पास साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव 100%, बहुत अधिक मात्रा में, जितना हो सकता है। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है और गतिमान नहीं हो सकता। कौन, ये ओवम, जिसे हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। स्पर्म के पास टेल मौजूद है, इस टेल की प्रेजेंस में गतिमान हो सकता है। अब याद रखें, गतिमान होने के लिए इस बात को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि पूरी की पूरी HRT और पूरा MRT केवल इसी ही एक टाइटल, इसी एक नाम पर निर्भर करता है। क्या कि टेल अगर मूव करा रही है किसको, इस स्पर्म को, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में, डायग्राम से भी आपको बताएंगे। तो किसके माध्यम से करा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रहा है आपको, एनर्जी। क्या देगा, एनर्जी। अब इस एनर्जी का खेल समझिए, केवल इस एनर्जी के खेल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी MRT HRT अपने आप में निर्भर है। देखें, यह स्पर्म एंड दिस वन इज ओवम। तो कभी देखें, अगर नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर आप बात करें नॉर्मल और रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन की, तो आप देखिएगा कि जो सामान्य या साधारणतः प्रजनन विधि होती है, उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास, स्पर्म के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास भी है, ओवम के पास भी है। बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह बाहर रहेगा जब पेनिट्रेट करेगा, जब इसको भेदेगा, भेदने पर किसे, जैसे ही स्पर्म ओवम को भेदता है तो उस अवस्था में इसका माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रहेगा। और एक बात को समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, इसको समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होगा, MDNA। इसे क्या कहेंगे आप, MDNA कहेंगे, मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक उसी प्रकार से जो ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक उसी प्रकार से जो ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न हो सकता है क्या, कि इस DNA के पास लगभग 37 जीन पैकेट होते हैं। ये इसका दूसरा प्रश्न है। हो सकता है प्रीलिम्स में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस विधि में 37 नंबर ऑफ जीन पैकेट मौजूद होते हैं जेनेटिक के रूप में या आनुवांशिकी के रूप में। तो हम कहेंगे कि MDNA में मुख्य रूप से 37 पैकेट जीन पाए जाते हैं। डजन मैटर की वो फीमेल है, डजन मैटर की वो मेल है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और यदि कुल पूछ ले आपसे तो 24,000 से 30,000 तक मानव में पाए जाते हैं जीन। वह एक अलग मुद्दा है, वह जेनेटिक में पढ़ेंगे, ये सेल वाले हिस्से में देखेंगे। अब देखिए, जैसे ही आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, जैसे ही आपस में मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे, तो जाइगोट बनाने के लिए दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया के होने की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे ही ये आपके पास ओवम और ये आपके पास है दिस वन इज स्पर्म, तो जैसे ही स्पर्म इसकी ओर एंटर होगा तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया यह बाहर रहेगा, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया यह बाहर रहता है। याद रखें कि जब नॉर्मल रिप्रोडक्शन की विधि होती है या कहें कि सामान्य प्रजनन विधि होती है MRT के आधार पर, तो उस अवस्था में जो स्पर्म होगा उसका माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही रहेगा सामान्य अवस्था में, और अपना खुद का किसका, ओवम का माइटोकॉन्ड्रिया अंदर रहता है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो MDNA मौजूद होगा वो किसका होगा, केवल और केवल फीमेल का, यहाँ मेल का MDNA मौजूद नहीं होगा। इस बात को समझ ले। लेकिन इसके पास, स्पर्म के पास, येलो वाला स्पर्म है, स्पर्म के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, मींस DNA, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास DNA पाया जाता है। ये तो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस होगा
वह तो एंटर करेगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बाहर होगा। तो दोनों प्रकार के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे। सामान्य विधि है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक उसी प्रकार से ओम के पास भी अपना डीएनए है, मींस दोनों के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। दोनों के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल या के अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसको आप हिंदी में लिख लें, अनुवांशिक और पदार्थ। तो दोनों के पास अपना खुद का अनुवांशिक पदार्थ होगा, इस बात को समझ लें। ये सामान्य विधि है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों अगर मिल पा रहे हैं और मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, तो इनको ये ऊर्जा मिल कहां से रही है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। यह ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो हम कहेंगे कि यह ऊर्जा मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यह ऊर्जा कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। और किसके माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब आप समझ रहे हैं प्रॉपर तरीके से एमआरटी। अब ये एमआरटी था, लेकिन एमआरटी में टेक्नोलॉजी अब हम लोग ऐड करेंगे। याद रखिएगा, देखें फीमेल का न्यूक्लियस और फीमेल में प्रेजेंट होने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड आपके पास है मेल का न्यूक्लियस। तो इसे कहेंगे ये किसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होगा मेल का, ये आप जान पाए हैं। और ये है न्यूक्लियस, ये भी क्या है, न्यूक्लियस, लेकिन किसका है, फीमेल का। एक मेल और एक फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस तो मिल जाते हैं, लेकिन फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ओर से क्या लगाता है, एनर्जी। और एनर्जी किस लिए लगाएगा, सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन, जैसे आप क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन के लिए लगाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ लें, यह कोशिका विभाजन के लिए लगाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पास कितने हैं 46 और इसके पास भी कितने हैं 46, ये मेल है और ये फीमेल, तो जब ये टूटेंगे तो आप कहेंगे 23 पेयर, और इसमें भी कितना है 23 पेयर, इसमें भी कितना 23 पेयर, और इसमें भी कितना 23 पेयर। बात समझे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 23 पेयर मिले तो कितना बना 46 बना। इसे 20 ऐसे लिख लें, इसको इसे ऐसे लिख लें 22 और 23, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। दिस वन इज 22 एंड 23, गॉट द माय पॉइंट। तो देखें कि 22 मिले कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मिले कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मिलने के बाद 46 बनेगा और जाइगोट मीन्स युग्मंज बनकर निर्माण होगा। इसको रिप्रोडक्शन मेनली कहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर 23 को फीमेल की बात कर रहे हैं हम, फीमेल में 23 को इधर और 23 को इधर अगर बांटना है तो बांटने के लिए कौन चाहिए, बांटने के लिए चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आएगी, ये एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। एनर्जी कहां से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। मान लीजिए यहाँ 1 से 23 है और यहाँ भी 1 से 23 है, तो 23 पेयर आपस में जुड़ जाएंगे। ये 23 फीमेल के, और इधर से अगर देख लें तो 1 से और 23 तक किसके, ये मेल के लिए हैं और ये फीमेल के लिए। तो आपस में जब मिलेगा तो यह क्या बना देगा, 46 बना देगा। फीमेल के 23 और मेल के 23 मिलकर 46 बना देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी अगर कम हो, अगर फीमेल के ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है अगर उसकी एनर्जी कम है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे को बाहर से किसी फीमेल के ओवम से माइटोकॉन्ड्रिया लेना पड़ेगा और फीमेल से कराना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसको समझे, उसे एमआरटी कहा जाता है। देखिए यह क्या है, यह फीमेल का न्यूक्लियस है और ये क्या है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, एनर्जी बहुत कम है। इतनी कम है कि वो 23 और 23 क्रोमोसोम्स को आपस में डिवाइड नहीं कर पा रही है, सेल डिवीजन नहीं कर पा रही है, कोशिका विभाजन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक डोनर लेंगे और डोनर में कौन रहेगा, फीमेल। डोनर में कौन रहेगा, फीमेल। और इस फीमेल का हम ओवम ले लेंगे। हमने लिया, इस फीमेल के ओवम से केवल हम माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल लेते हैं। ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल लिया, ये आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया उठाकर हम कहाँ लेके जाएंगे, ये लेकर जाते हैं हम किसमें, पहले वाली जो फीमेल जिसमें बात कर रहे थे, पहली मतलब मदर कह सकते हैं। ये तो डोनर है और ये कौन है, ये मदर है, ये मदर है आपके पास। दिस वन इज मदर एंड दिस वन इज अ डोनर फीमेल। तो 2 फीमेल हो जाती हैं और एक कौन है, मेल, वो तो पहले से है।
क्योंकि उसका स्पर्म ऑलरेडी ओवम के अंदर पेनिट्रेट भेदन क्षमता कर चुका है। तो यहाँ देखेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से जो डोनर से लिए गए हैं, जो डोनर से लिए गए हैं ये डोनर वाले हैं, डोनर वाले माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही 23 और 23 पेयर के 23 और 23 पेयर के जो क्रोमोसोम है उनको डिवाइड किया जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन, इसे बोलते हैं डिवीजन। यही विभाजन है। इस विभाजन को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन पहले तो फीमेल में नहीं थी, तो हमने एक डोनर फीमेल के माध्यम से उसका ओवम लिया और उसके ओवम से हमने माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल लिए। ये एक टेक्निक है और इस माइटोकॉन्ड्रिया को उठाकर पहले वाली जो मदर है उसके ओवम में हम उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें हम एंटर करा देते हैं। ऐसा करने से जो उसका न्यूक्लियस है उसमें 23 नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से इस फीमेल का जो अंडा है, जो एग है, जो ओवम है, वह फर्टाइल हो जाता है और फर्टाइल होने के बाद वह बनाता है कौन, जाइगोट। वह क्या बनाएगा, जाइगोट। इसे बोलते हैं एमआरटी प्रोसेस। लेकिन एमआरटी प्रोसेस कराया क्यों जाता है, एक ही कारण है। एमआरटी प्रोसेस कराने का केवल एक कारण है, इसको समझ ले। एमआरटी प्रोसेस का रीजन क्या है, एमआरटी प्रोसेस का रीजन क्या है, डिसीज से बचना होता है हमें। डिसीज मीन्स हमें रोगों से बचना होता है। अब आप अगर रोगों से बचना चाहते हैं तो पहले रोग के बारे में जान लीजिए। मैं एक रोग बता दूं। इस फीमेल के पास अपना खुद का, या कहें कि मदर के पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया था, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म अपने खुद के माइटोकॉन्ड्रिया थे और उनके पास अपनी खुद की जेनेटिक मटेरियल था जिसको हम एमडीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। लेकिन उसमें एनर्जी नहीं थी, माइटोकॉन्ड्रिया में, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी नहीं था, तो उस एनर्जी को हमने बूस्ट करने के लिए डोनर से लिया माइटोकॉन्ड्रिया और मदर के ओवम में हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंटर कराया, जिससे कि ये डिवीजन का प्रोसेस हुआ और जाइगोट का निर्माण हुआ। लेकिन अगर बाहर से किसी माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के पास अपनी खुद की जेनेटिक मटेरियल होती है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो फीमेल जब फर्टाइल होती है, फीमेल का जो एग फर्टाइल होता है, निषेचन की विधि होती है, तो उसमें 3 प्रकार की अनुवांशिक सूचनाएं चली जाती हैं। ऐसी विधि में बच्चे में किसी भी प्रकार की डिसीज हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है उसको हार्ट की बीमारी हो, उसका हार्ट फेलियर हो सकता है, हृदय उसका काम करना बंद कर सकता है, हो सकता है उसकी किडनी पूरी तरीके से फिल्टर ना करे, हो सकता है उसके लंग्स पूरी तरीके से रेस्पिरेशन ना कर पाएँ, और सबसे बड़ी बीमारी ब्रेन की होती है। किसकी होती है, ब्रेन की। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एबॉर्शन भी हो जाता है, एबॉर्शन, मिसगैरेज जिसे आप कहते हैं, एबॉर्शन भी होता है। एबॉर्शन होने के साथ साथ में ब्रेन से रिलेटेड कई प्रकार के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है, जिसमें कि ग्रोथ जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वह कम हो सकते हैं। इन सभी डिसीज से बचने के लिए मोस्टली इसमें डाउन सिंड्रोम भी होता है, वह हम जब प्रॉपरली इस वाले चैप्टर को देखेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। तो हमें डिसीज़ बचनी होती है, डिसीज़ से बचने के लिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब आपने गौर किया, आपने यहाँ देखा कि मदर का खुद का डीएनए, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया का एमडीएनए, वह तो काम कर नहीं रहा है, तो इसको तो हम कोलैप्स कर देंगे। दूसरा डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया और उसका एमडीएनए एक, और मदर, यहाँ मदर देख लेंगे, मदर का खुद का जो न्यूक्लियस है, ओवम का न्यूक्लियस ऑफ ओवम, या आप लिख सकते हैं कि केंद्रक में जो अंडाणु जो डिवीजन पाया जाता है वहाँ, तो मदर न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ओवम का जो न्यूक्लियस है ये ओवम है और इसका न्यूक्लियस है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें डीएनए पाए जाते हैं, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। एक होगा फादर तो मेन है इसमें, तो फादर के पास भी क्या है, फादर के स्पर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में भी पाया जाता है कौन, जेनेटिक मटेरियल। तो आप यहाँ गौर करें, यहाँ 3 प्रकार की जेनेटिक मटेरियल अलग अलग प्रकार की हैं। पहला, पेरेंट कितने हुए, एक होगा डोनर, एक होगा मदर और एक होगा फादर। तो आपसे बताया गया कि जो एमआरटी है, एमआरटी को और करके आप 3 डीएनए प्रोसेस या फिर 3 जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो है इसका 3 पेरेंट भी इसको कहा जाता है। देख सकते हैं 3 पेरेंट है तो 3 पेरेंट का प्रोसेस होगा, और 3 प्रकार के 1 and 2 and 3
3 प्रकार के यहाँ पर डीएनए, तो 3 डीएनए प्रोसेस होगा, 3 पेरेंट का हुआ, 3 जेनेटिक मटेरियल, तो यह भी अपने आप में एक जेनेटिक मटेरियल है, यह भी है और यह भी है। और एमआरटी तो कहा गया है माइटोकॉन्ड्रियल आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसी थेरेपी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उठाकर किसी और ओवम में डाला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कही जाती है। अब आप एक चीज़ को जान लें कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बाकायदा किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं दूंगा, मीन्स आपको कोई क्ल्यू नहीं देने वाला, और उसके आधार पर आप देखें कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये आपने समझ लिया। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, प्रो न्यूक्लियर क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका न्यूक्लियस की बात की गई है, उसके जेनेटिक मटेरियल की बात की गई है, उसे हम प्राकेंद्रिक आप इसे स्थानांतरण कहेंगे, मतलब ट्रांसफर करना। तो पूछा गया है कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब पढ़कर देख लें। पहला, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, यहाँ डोनर स्पर्म इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि डोनर स्पर्म है नहीं, यहाँ पर स्पर्म खुद फादर का होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, इसमें कहा शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का अनुवांशिक रूपांतरण, किसी भी प्रकार से स्पर्म का हमने किसी भी प्रकार से स्पर्म या कहें हमने जो आपके पास स्पर्म है या स्टेम सेल्स हैं या एम्ब्रॉयो है, इनमें किसी का भी हमने डोनेट नहीं किया है, या कहीं इनमें किसी भी जेनेटिक मटेरियल को हमने डोनेट नहीं किया है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रॉयो, स्टेम सेल्स कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा हमने कुछ बताया नहीं आपको। लास्ट देख लें, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाली डिसीज जब बाहर से आपने माइटोकॉन्ड्रिया लिया डोनर के माध्यम से, तो हो सकता है कि उस फीमेल की जेनेटिक मटेरियल और मदर और फादर तीनों की जब जेनेटिक मटेरियल मिले, तो ऐसी अवस्था में जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, संतति है, संतान है, उसको कोई रोग हो सकता है। उससे बचने के लिए हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स MRT का प्रयोग करते हैं। यहाँ HRT का मतलब MRT से है, और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर मतलब माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर हमारे पास होता है। जिस प्रकार से आपने, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 4th वन। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि प्रथम प्रश्न आपने किस तरीके से हल किया है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी प्रकार के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको सभी प्रश्न के जो हल हैं वह बहुत डिटेल में बताऊंगा। आप केवल टिक लगाकर ऐसा ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना होगा तो इसमें किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं होती। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।